So, welcome to Confidence Classes. My name is Nit Singh. I am coach, mentor, English grammar and English speaking trainer. So, today we will learn the new topic and the topic name is Macavity, a mystery cat. मैंने पहले भी बताया कि जब भी कोई लेक्चर पढ़ते हैं, जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें तीन चीज़ों को ख्याल रखना है। पहला चीज़ क्या है? टाइटल हमें क्या कहती है। दूसरा अबाउट राइटर या अबाउट पोएट हमें क्या कहती है। और तीसरा जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है थीम, उस चैप्टर का थीम क्या है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू एलोबरेट अबाउट व्हाट काइंड ऑफ द मैसेज मैकाविटी गिव्स अस। मैकाविटी क्या है? यह एक बोल सकते हो बायोग्राफिकल है। ये जो टी.एस. इलियट है, इनके जीवन में इन्होंने एक चीज़ को ऑब्जर्व किया और उसको अपने कविता में इन्होंने संग्रहित किया है। मैकाविटी एक नेम है और वो नेम किसका है? कैट का। जैसे बहुत सारे जानवर होते हैं उसके अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे आप देखते होंगे नीचे एक हमारे कुत्ते हैं, उसका नाम क्या है? गब्बर। उसी प्रकार एक बिल्ली है, उसका नाम क्या है? मैकाविटी। और मैकाविटी क्या है? वो मिस्ट्री कैट है। मिस्ट्री मतलब क्या होता है? रहस्यमयी। आप लोगों में से बहुत सारे होंगे ना छुपा रुस्तम। कौन कौन है छुपा रुस्तम? जैसे हमारे सिम्मी जी छुपा रुस्तम, तो ये रुस्तमी बन जाएंगे, है ना। लड़का हो गया तो रुस्तम हो गया, ऐसा क्या, जो भी हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये रहस्यमयी बिल्ली की कहानी है। अब थोड़ा सा राइटर के बारे में जानते हैं। टी.एस. इलियट कौन था? टी.एस. इलियट वन ऑफ द वेरी फेमस and the best writer, novelist, dramatist and poet थे। ये हर उन वर्ड्स को लिखा करते थे। ये सोनेट भी लिखा करते थे, या राइम भी लिखा करते थे, रिदम भी लिखा करते थे, वर्ड्स भी लिखा करते थे। तो अलग अलग जो इनका लिखने का तरीके थे वो लिखा करते थे। और इनका जो जन्म हुआ था 1888 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1965 में। बेसिकली ये यूएसए के रहने वाले थे, मतलब जन्म हुआ था यूएसए में, बाद के दिनों में कहाँ पे शिफ्ट हो गए? इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में ही बस गए। मतलब हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए जन्म हुआ होगा या 10 सालों तक उन्होंने पढ़ाई करी होगी। कहाँ? यूएसए में, और बाद में वो इंग्लैंड में बस गए। ओके, तो दो तीन पॉइंट है जो आपको याद करना ऑब्जेक्टिव में काम देता है। एक क्या देखना है कि इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, ये कहाँ के रहने वाले। अगर आपके एग्जाम में अब आ जाए कि टी.एस. इलियट बिलोंग टू डैश डैश डैश, क्या आंसर दोगे? क्या आंसर दोगे? नहीं, यहाँ पे हम इंग्लैंड बोलेंगे। तो टी.एस. इलियट भले ही जन्म कहाँ हुआ, लेकिन वो उनकी नागरिकता कहाँ की मिल गई? इंग्लैंड की। तो इंग्लैंड के कहलाएंगे। कहाँ के कहलाएंगे? इंग्लैंड के कहलाएंगे। और ये क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, मतलब देखिए लिटरेचर में क्या होता है, अलग अलग एज आए। पहले एलिजाबेथन एज आया, फिर जैकोबियन एज आया, फिर रोमांटिसिज्म आया, फिर क्लासिकल एज आया। तो क्लासिकल एज क्या होता था? एक पैटर्न के साथ लिखा जाना। अब इस कविता में जब देखोगे तो एक पैटर्न आपको नजर आएगा, हम आपको दिखाते हैं। इसमें एक पैटर्न क्या नजर आ रहा है? देखिए ये क्या लिखा हुआ है? प, फिर क्या होगा? ल, फिर डिस्पेयर, देयर। एक पैटर्न आ रहा है। तो ये जो पैटर्न होते हैं वो क्या कहलाता है? वो लिरिकल वर्ड्स होता है। क्या होता है? वो लिरिकल वर्ड्स है। मतलब वो जो लिखने का तरीका है ना, वो क्या है? लिरिकल एक वर्ड्स होते हैं। जैसे गाना गाते हैं, जैसे कोई गाना ऐसा गाइए जिसके अंत में बार बार वही आता है। ओके, जैसे कोई ऐसा गाना गाओ ना जिसके अंदर मतलब लगातार दोनों एक ही होगा। जैसे एक है मैं ऐसे ही कविता सुन, हम केला के दम, निकाल दिया छुरी निकाल देंगे दम। तो आपने क्या देखा वहाँ पे? माँ, लास्ट में दम, हम आ रहा है। तो इनका एक पैटर्न होता है। क्लासिकल एज के जितने भी राइटर या पोएट हुआ करते थे उनका अपना एक तरीका हुआ करता था लिखने का। सोनेट हो जाता था, राइम्स होते थे, रिदम होते थे,
लिरिकल वर्ड्स हो जाते थे, इस तरीके का वो हुआ करता था। आगे देखते हैं इनके बारे में और क्या जानकारी हासिल करना है। ये क्या थे, या एंग्लो कैथोलिक थे। अब एंग्लो कैथोलिक क्या होता है? कैथोलिक मतलब जो क्रिश्चियंस होते हैं, क्रिश्चियंस के अंदर भी अलग अलग जातियां होती है, जैसे हिंदू के अंदर अलग है, मुस्लिम के अंदर भी अलग अलग है। मुस्लिम के अंदर जातियां होती है, होता है। देखिए मुस्लिम के अंदर जातियां नहीं है, लेकिन उनका एक क्या चलता है, परिवार चलता है। जैसे वो मुगल से जो आए तो मुगल के अलग हो गए, शेख से आए तो शेख के हैं, पठान से बहुत सारे राजपूत लोग को कन्वर्ट करा दिया गया मुस्लिम में, तो वो पठान बोलने लगे अपने आप को। तो ऐसे भी होते हैं। तो मेरे कहने का मोटा मोटी ये बात है कि इनमें भी क्या होता है, अलग अलग जाति होती है। तो एक रोमन कैथोलिक होते थे, उसी प्रकार से एक क्या होते हैं, एंग्लो या एंजेलियन। अब यहाँ पे एंग्लो कैथोलिक होते हैं, एंग्लो मत पढ़ लेना, एंग्लो कैथोलिक उसी प्रकार के होते हैं। एंजेलियन अलग होते हैं, उसमें सेबेस्टियन अलग होते हैं, तो अलग अलग है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये किस समुदाय से, किस रिलीजन से थे, तो वहाँ पे एंग्लो कैथोलिक आप जवाब देंगे। ठीक है, और क्या क्या है ये जो थे, अभी पूछा जाएगा कि किस शताब्दी के लेखक थे। आपसे पूछेगा कि टी.एस. इलियट बिलोंग टू डैश डैश सेंचुरी, तो आपको पता कैसे चलेगा इनका जन्म कब हुआ था? ध्यान से देखिएगा, 1888 में। इनकी मृत्यु कब हुई? 1965 में। अब आपसे पूछेगा कि ये किस शताब्दी के राइटर थे, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? किस सेंचुरी के राइटर थे? गलत हो जाएगा। अब सेंचुरी कैसे पता लगाएंगे, बड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए कोई भी सेंचुरी कैसे पता लगता है, जैसे 1800 से लेके अगर 1900 तक है तो ये हमारा कौन सा सेंचुरी कहलाएगा? 19th। अगर 1900 से लेके, सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 100 साल। 2000 के बीच में कोई ज़्यादा है तो उसको हम बोलते हैं 20th। फिर अभी हम किस सेंचुरी में है? 2000 से लेके 2100, तो अभी हम लोग क्या है, किस में है? 21st सेंचुरी में है या नहीं है? अभी कौन सा साल चल रहा है? अभी 2025 चल रहा है ना जी, हाँ 25 चल रहा है। अब देखिए टी.एस. इलियट का जन्म हुआ 1888 में, तो मतलब ये 1800 से 1900 के बीच में जन्म हुआ। जन्म से मतलब नहीं है, मतलब किससे होता है कि ये किस सेंचुरी में सबसे ज़्यादा दिन जीवित रहे। अब ये जीवित किस में रहे? 1800 से 1900 के बीच में, या 1900 से लेके 2000 के बीच में। अब बताइए इनका जन्म हुआ 1888, मृत्यु कब है? 1965। तो 1900 से लेके 1965, 65 साल तो इसी में जिंदा रह गए। उसमें कितना? 12 साल ही जिंदा रहे। तो अब ये कौन सा सेंचुरी कहलाएगा? समझ में आ गया? ओके, जैसे मान लो कि मान लेते हैं एक एग्जाम्पल, आलम जी का जन्म हुआ 1987 में। कब हुआ? ओके, अभी 2025 है। पूछा जाएगा कि वो किस सेंचुरी के हैं, तो क्या जवाब दोगे? किस सेंचुरी के हैं, क्या जवाब दोगे? आदित्य, सिमी? 21वीं होगा। समझ में आ गया? तो ऐसे पता लगाते हैं कि कोई भी राइटर के क्वेश्चंस आते ही आते हैं आपके एग्जाम में, याद रखिएगा इसको। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हमें पता लगाना होता है कि कैसे सेंचुरी पता लगाना है, रट्टा नहीं मारना है। आप पता लगा सकते हो ना कि कब किसका क्या है। ठीक है, एक पॉइंट ये बन रहा है हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए। नेक्स्ट है, ठीक है, इनको नोबेल प्राइज दिया गया 1948 में लिटरेचर के लिए। नोबेल प्राइज क्या होते हैं? इंटरनेशनल लेवल, मतलब विश्व का अगर सबसे बड़ा कोई पुरस्कार है तो क्या होता है? नोबेल प्राइज होते हैं। अब ये नोबेल प्राइज हर एक क्षेत्र में उसके उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है, महान कार्यों के लिए, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ में नहीं दिया जाता है ना, बायोलॉजी में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये कुछ खास चीज़ें हैं जिनमें दिया जाता है। तो इनको कब मिला था ये भी याद करके रखिएगा, 1948 में दिया जाएगा। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव हमारा बन रहा है। ठीक है, बस इतना इम्पॉर्टेंट था। अब हम थीम समझते हैं।
यहाँ से। सो इट शोज अबाउट द थीम ऑफ द पोएम। थीम क्या है कि इट इज अ लाइट पोएम। लाइट मतलब थोड़ा हल्का, मतलब ज़्यादा गंभीरता से नहीं है, ऐसा ही हेवी में लिख दिया गया। सो इट इज अ लाइट पोएम इन द मॉक हेरोइक वेन। हेरोइक क्या होते थे? हेरोइक एक कैरेक्टर हुआ करते थे पहले। मतलब पहले क्या होता था कि जब लिटरेचर बड़ा सुंदर चीज़ है, आप लिटरेचर को जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। जब कोई कविता या कहानी लिखा जाता था तो उसमें क्या होता था, किसी विशेष व्यक्ति को केंद्र में रख के उसके इर्द गिर्द पूरी कहानी क्या की जाती थी, घुमाया जाता था। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे मूवी, एक हीरो है, बहुत सारे कैरेक्टर है, और वो जो फिल्म है ना उसी एक हीरो के कहानी पे पूरा घूम रहा है चारों तरफ। जैसे बहुत सारी मूवी आती है ऐसी, जैसे जिसमें ऐसा होता, मूवी का नाम रहता है, जिसमें था एक मूवी शाहरुख खान और प्रीति जिंटा का, जो पाकिस्तान में प्रीति जिंटा रहती है, नहीं जी, कोई ऐसा मूवी नाम भी तुम लोग नहीं जानते हो? नहीं, गद्दर नहीं था वो, बहुत अच्छी मूवी थी, मुझे तो बहुत लगा अच्छा। ओके, वैसे हो गया। या एक मूवी ले लेते हैं, अभी हाल में कोई ऐसा मूवी बनाओ जो व्यक्ति विशेष करके बनाया गया होगा। अभी एक था, अभी आया था एक केरला, कौन सा मूवी थी, केरला स्टोरी करके आई थी। तो केरला स्टोरी जो था वो किसी एक केंद्र में कौन था, वही लड़की। मान लो उस लड़की के ही चारों तरफ क्या घूम रहा था, पूरा कहानी घूम रहा था कि नहीं घूम रहा था। तो दिस टाइप ऑफ द स्टोरी और पोएम इज कॉल्ड हेरोइक। क्या कहलाता है? हेरोइक को मैं समझा रहा हूँ, लिटरेचर को समझा रहा हूँ। अब मान लेते हैं क्लास है, लेकिन क्लास में एक ही लड़का है या लड़की है जो लगता है कि पूरा क्लास का रौनक है, मान लो, या वो मतलब एकदम बढ़िया से लगता है कि हाँ इसी से क्लास पूरा है। तो दिस इज कॉल्ड, अगर उस पर मुझे कहानी बनाना है तो उसी को केंद्र में रख के मैं बना दिया, दिस इज कॉल्ड हीरोइक। इसको याद रखिएगा, ये आगे जब लिटरेचर पढ़िएगा ना, जैसे ऑनर्स कीजिएगा, पीजी कीजिएगा, पीएचडी कीजिएगा, तब आपको समझ में, अरे सर ने बताया था कि हीरोइक क्या होते हैं। ओके, तो इट मॉक हीरोइक वेन, इट डज नॉट नीड एनी सोलमन और डिटेल्ड एनालिसिस। कह रहा है कि मतलब ये लाइट पोएम है तो इसको डिटेल एनालाइज करने का मतलब नहीं है, सीधे आपको पढ़ लेना है ऐसे ही। और ऑनेस्टली ये कोई बहुत खास कविता नहीं है, इसमें सिर्फ एक बिल्ली के बारे में जानकारी दिया है, कोई मैसेज नहीं दे रहा है। देयर इज नो एनी मैसेज यू कैन फाइंड आउट इन दिस पोएम। इट्स अ वेरी सिंपल एंड लाइट पोएम। इट चार्म कम्स फ्रॉम इट्स नीट राइम्स। तो मैंने बोला था क्या है ये राइम्स है। मतलब राइम्स किसको बोलते हैं? मैंने बोला था ना कि हम केला के थम, निकाल दिया क्या था, मार दिया छुरी, निकाल दिया दम। तो मॉमा कब आ रहा है कॉम्बिनेशन दम हम, तो दिस इज कॉल्ड राइम्स है। ये लिरिकल वर्स है एक प्रकार का। कौन सा वर्स है? लिरिकल वर्स। एंड द गैलोपिंग राइम्स एज वेल एज द कॉमिक इफेक्ट ऑफ द मॉन्स्टर क्रिमिनल हु इज इन फैक्ट कैट। कह रहा है कि इसको ऐसे तरीके से पेश किया गया है कि गाना के साथ साथ, ये तो गाना है ही लेकिन एक कॉमेडी का गाना है, और गाना के साथ साथ किसके ऊपर गाना है? तो एक बिल्ली जो क्रिमिनल है। क्या है? मॉन्स्टर क्रिमिनल। मॉन्स्टर मतलब शैतानी, शैतान से भी बड़ा, बहुत भयानक क्रिमिनल है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कविता को। ओके, कह रहा है मैकाविटी इज अ मिस्ट्री कैट। क्या है? मैकाविटी इज अ मिस्ट्री कैट। एक मैकाविटी है, कैट का नाम है। अब कैट बिल्ला है कि बिल्ली? वो बिल्ला है, पता है, क्योंकि ही लिखा है यहाँ पे। देखो क्या लिखा है, ही। तो ही का मतलब क्या होता है? बिल्ला। वो बिल्ली नहीं है, वो क्या है? बिल्ला। क्योंकि बदमाश तो बिल्ला ही होता है ना, बिल्ली बदमाश कहाँ होती है? वो सब तो बेचारी होती है। एम आई राइट? अरे बिल्ला बदमाश होता है कि बिल्ली? एकदम सही पकड़ा है। पैर का हिलाता रहता है रे, हिलाने का आदत है तुमको क्या? गलत बात है, पैर मत हिलाया करो, गंदी आदत है। चलो, जब देखो कुछ आदत हो जाती है, सब बेकार की आदत है। तो मैकाविटी इज अ मिस्ट्री कैट। मैकाविटी क्या है? एक रहस्यमयी बिल्ली है। आप लोग बहुत का कैरेक्टर को देखते होंगे ना कि बाप रे, मतलब देखने से कुछ और अंदर कुछ।
यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसे एक सामने बैठा हुआ है, मानते हैं ना? ठीक है। ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ, इसको क्या बोला जाता है? हिडन पॉ मतलब क्या होता है? छुपा रुस्तम। अब यहाँ पे सर हिडन तो मतलब होता है क्या? छुपा। अब पॉ मतलब तो होता है पंजा, जिसका पंजा छुपा हो। तब मैंने क्या बताया था? दिस इज कॉल्ड पोएटिक डिवाइस। ये क्या है? पोएटिक डिवाइस। कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है, कौन बताएंगे जरा? अरे सिमी, कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है? सिमली तो होगा नहीं। या तो मेटाफर ही होगा, क्योंकि डायरेक्ट किसी अति के साथ किसी लिविंग थिंग के साथ कंपेयर कर रहा है, तो पर्सोनिफिकेशन का तो सवाल ही नहीं है, मेटाफर ही होगा। नहीं तो एम्बिग्यूटी थोड़ा अलग लेवल का चीज है, वो एब्स्ट्रैक्शन सेंस में आता है, तो मेटाफर के एग्जाम्पल है। ये जानती हैं आप? आपका नाम क्या? नीतू सिंह। क्या नाम है आपका? नाम रानी सिंह। अच्छा ठीक है। तो आपको पता है ये चीज, पढ़ी है आप? पढ़ी हो आप? पढ़ी हो अंजलि, सिम्मी? तुम पढ़ा है रे? ये पढ़ा है ना? हाँ, तो पढ़ाए हैं तो तभी तो जवाब दे रहा है, सही बोल रहा है, मेटाफर है। तो यहाँ पे जो यूज किया गया है मेटाफर यूज किया गया है। तो हिडन फॉर्म मतलब क्या होता है? हिडन फॉर्म मतलब छुपा रुस्तम। मतलब उसको क्या लोग बोलते हैं? ये तो बड़ा छुपा रुस्तम है। नहीं, एक मूवी भी तो आई थी छुपा रुस्तम, ये तो निकली छुपी रुस्तम, ऐसा करके एक था। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। वो अपने आप में इतना खूंखार क्रिमिनल है कि किसी भी लॉ को डिफाई कर देता है। डिफाई मतलब धता बता देना। धता बता देना मतलब नहीं होता है फॉलो उलो नहीं करना है। जैसे चोर सबको देखिए आप लोग, चोर सबके लिए रूल, कोई रूल है? पुलिस है अपना जगह पे, पुलिस है, हमको क्या मतलब है, वो सब बोलता है। लेकिन हम लोगों के लिए क्या है? अरे पुलिस से दूरे रहते हैं हम लोग उससे, तो उसको क्या करता है? धता। क्रिमिनल के लिए कोई वैल्यू नहीं है लॉ का। ही इज द बैफलमेंट। बैफलमेंट मतलब क्या होता है बाबू? सिर दर्द होता है। क्या होता है? सिर दर्द। तो कह रहा है ही इज द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। अब ये स्कॉटलैंड यार्ड क्या है? तो देखिए, हमारे यहाँ जो पुलिस मुख्यालय है उसको कुछ नाम होगा। जैसे हमारे इस शहर में कौन सा पुलिस का मुख्यालय है? तो टाउन थाना। तो टाउन थाना एक क्या हुआ? एक नाम हुआ ना। उसी प्रकार से इंग्लैंड में जो पुलिस का मुख्यालय होते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्कॉटलैंड यार्ड बोलते हैं। तो ये स्कॉटलैंड यार्ड के जो पुलिस थे उसके लिए वो क्या था? बैफलमेंट था, सिर दर्द था, पकड़ में ही नहीं आ रहा था। बहुत सारे चोर होते हैं, बहुत सारे ऐसे बदमाश होते हैं जो पुलिस के पकड़ में आते हैं तो उन पे इनाम रखा जाता है 5 करोड़ का। अब कुछ दिन में देखिएगा ना, इस पे 10 करोड़ का इनाम आएगा। चलो ठीक है भाई, मजाक है, अब सीरियस मत ले तू। तो सच में बनेगा क्या? दादा रे दादा, ऐसा मत कर। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। द फ्लाइंग स्क्वाड डिस्पेयर, उसके लिए भी माथापच्ची है। किसके लिए? फ्लाइंग स्क्वाड। अब हमारे इंडिया में यह सिस्टम नहीं है, लेकिन विदेशों में क्या होता है कि जो वो लोग क्या करते हैं, मतलब हमारे यहाँ जैसे गश्ती जाते हैं, पुलिस गश्ती, तो पुलिस गश्ती किस पे जाते हैं? वो गाड़ी पे, कार पे, जो भी गाड़ी होते हैं, जीप वगैरह पे। लेकिन विदेशों में गश्ती कैसे होता है? हवाई जहाज़ से, हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज़ से नहीं, हेलीकॉप्टर से होते हैं। तो वही क्या कहलाए? फ्लाइंग स्क्वाड, जो चारों तरफ फ्लाई करते रहते हैं। आपको ये बात पता है कि नहीं? आप लोगों ने मूवी में देखा होगा ना, वहाँ के पुलिस, कौन सा पुलिस होता है वहाँ पे? हेलीकॉप्टर के लिए हेलीकॉप्टर वाला पुलिस अलग होते हैं जी, तो वहाँ पे करते रहते हैं। तो उसके लिए भी वो क्या है? माथापच्ची है बना हुआ। फॉर वेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम। लेकिन ये दोनों, चाहे स्कॉटलैंड यार्ड हो या फ्लाइंग स्क्वाड है, जब कोई घटना कहीं पे घटती है, कोई कांड कहीं पे होता है, और जब वो वहाँ पे वो पहुँचते हैं, कौन पहुँचते हैं? वे दोनों
पूछेगा क्वेश्चन, मान लेते हैं पूछ लिया, तब इसका जवाब तो देना होगा ना। तो इसीलिए तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं, ताकि कल हो के हमारा एक्सप्लेनेशन आ गया, 2 लाइन दे दिया तो आप एक्सप्लेन कैसे करोगे, वो हम सिखाएंगे धीरे धीरे। ठीक है बाबू। तो कह रहा है कि When they reach the scene of crime, जब वो उस क्राइम सीन वाले जहां पे कांड हुआ रहता है वहां पे पहुंचते हैं, तब क्या होता है, मैकाविटी इज नॉट देयर, मैकाविटी वहां पर नहीं होता है। वो तो क्राइम करके चोरवा रहेगा जी, क्योंकि भाग गया रहेगा। हाँ, कोई अंजलि को मर्डर कर दिया तो मर्डर करने के बाद रहेगा क्या वारिस, ये तो भाग गया रहेगा। पकड़ में थोड़ी ना आना है, इसको थोड़ी ना वो डॉन बनना है कि नहीं मार दिया आज सामने 10 साल जेल में रहना है। मैकाविटी, मैकाविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी, मैकाविटी तो मैकाविटी है, इसकी तरह और कोई दूसरा नहीं है। अब उस पे राइटर उसको क्या कर रहा है, अब उसको बड़ाई नहीं कर रहा है, उस पर गुस्सा कर रहा है। मतलब उस पर उसको क्या आ रहा है कि चुट्टा तो चुट्टा है, समझ रहे हो मेरी बात को, इसके जैसा कोई नहीं। तो यहाँ पे मत मेरे मैकाविटी में खुशामद नहीं कर रहा है उसको, वहाँ पे उसको बता रहा है कि ये वहाँ पे वो इस प्रकार की भी बिल्लियाँ होती है, वो बिल्लियों के बारे में बता रहा है। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग, जैसे राइटर तो बहुत दिन पहले लिखे, वो मर भी गए। अब डिपेंड करता है, जब भी कोई लिटरेचर पढ़ाने का सबसे सुंदर अच्छा मैं तरीका बताता हूँ। लिटरेचर बड़ा सुंदर चीज़ है, बड़ा आनंद आता है, पढ़ोगे ना तो बड़ा आनंद है, आनंदित हो जाओगे, लेकिन वो पढ़ाने वाला होना चाहिए। अब देखिए लिटरेचर को 2 तरीके से, एक लिटरेचर होता है वो तो शब्दों से लिख के चले गए, कौन, जो पोएट थे या राइटर। अब वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोले हैं वो पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो कौन पकड़ सकता है, जो पढ़ा रहा है, उस नरेट जो कर रहा है। अभी नरेटर कौन है, मैं हूँ, उसको नरेट मैं कर रहा हूँ, और कितने खूबसूरत शब्दों में और क्या सोच के नरेट कर रहा हूँ। हो सकता है कि उन्होंने बिल्ली को एक भेष बना दिया, आदमी का ही उपमा दिया हो, कि आदमी को ही मेन केंद्र में न रख के, आदमी है मेन, कि वो चोर है, उचक्का है, लेकिन उसको बिल्ली का रूप दे दिया। ये कौन जानता है राइटर का क्या कॉन्टेक्स्ट है, पोएट का क्या कॉन्टेक्स्ट है। तो ये समझना बहुत गंभीर विषय होता है। एक जमाना था रोमांटिसिज्म, तो रोमांटिसिज्म में जब भी कोई कवि लिखा करता था, लगभग 18वीं शताब्दी के आसपास की बात बोल रहा हूँ, 18वीं और 19वीं शताब्दी के बीच की बात है। एक जमाना आया, जैसे क्लासिकल एज आया, जैकोबियन एज आया, सब एज आया, उसी प्रकार से एक एज आया, रोमांटिक एज। अब रोमांटिक के समझ में क्या आ रहा है आप लोगों को? रोमांटिक एज बोला तो मैंने क्या बोला, लड़का लड़की का प्रेम नहीं। वो रोमांटिक एज में क्या होता था कि राइटर को प्रकृति से प्रेम होता था, और वो किसी पेड़ के नीचे जाता था, किसी झील के किनारे, नदी के किनारे, और उस पे लिखता था। और उसमें ये नहीं लिखता था नदी, वो समझता था ये मेरी प्रेमिका की तरह है। कैसे है बाबू, ये मेरी प्रेमिका की तरह है, मेरे प्रेमी की तरह है। वह इस तरीके से, वो प्रेम बड़ा ही अद्भुत प्रेम होता था, तो उस पे लिखता था। अब मान लेते हो कविता उन्होंने लिख दिया आज से 200 साल पहले, हम तो 500-500 साल के कविता पढ़ा रहे हैं आपको। स्वीटेस्ट लव डू नॉट गो कब लिखा गया था? आज से 500 साल पहले। आज पढ़ते हो कि नहीं 500 साल वाले कविता? 500 साल के कविता आज पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, वो मैं क्या कर सकता हूँ, पढ़ना है तो पढ़ना है। तो उन्होंने कोई कॉन्टेक्स्ट में लिख दिया। अब तुम उस चीज़ को समझते रहोगे, अच्छा लिटरेचर तभी ना तुम पढ़ा पाओगे, जो तुमको पता है कि राइटर किस एज का था। अब तुम ये समझ के पढ़ा रहे हो कि राइटर तो इस एज का है, मान लेते हैं, तू तो प्रेम मोहब्बत की बात कर रहा है, तो तुम तो प्रेम मोहब्बत किसी और चीज को समझ लोगे। तो आपको समझना पड़ता है कि वो प्रेम किसके लिए था। प्रकृति के लिए प्रेम था क्या? वो मेटाफिजिकल लव था कि वो फिजिकल लव है? मेटाफिजिकल लव अलग है, शरीर के परे। पहले के प्रेम में शरीर नहीं होता था, आज के प्रेम में क्या है? क्या है? फिजिकल है। तो इन सब कॉन्टेक्स्ट को पढ़ के लिटरेचर पढ़ाया जाता है। इतना आसान नहीं है लिटरेचर। बाप रे, ये लिखा है, हाँ इसको देख के पढ़ा दिए, वो लिटरेचर हो गया जी। उसको लिटरेचर नहीं बोलते। कौन बता पाएगा? जो खुद पीजी मास्टर डिग्री लिया होगा, जो पीएचडी किया होगा, वो लिटरेचर की खूबसूरती को जानेगा।
लिटरेचर पढ़ना तुम लोग नहीं जानते हो अभी, और यहाँ के टीचर भी तो नहीं जानते हैं ना पढ़ाना, प्रॉब्लम ये है। एनीवे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब वो क्या क्या कांड करता है, जरा उसके कांड के बारे में थोड़ा और चर्चा करेंगे। ही इज ब्रोकन और ही हैज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ। वो जितने आदमी के द्वारा बनाया गया लॉ है सबको तोड़ देता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा लॉ है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, यहाँ तक कि वो भगवान के द्वारा बनाया हुआ लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी ब्रेक कर देता है। और कैसे ब्रेक करता है, तो कह रहा है कि हिज पावर ऑफ लेविटेशन, लेविटेशन का मतलब होता है उड़ना। तुम लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे लेविटेशन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लेविटेशन, नहीं शायद 12th में नहीं पढ़ना होगा, फिजिक्स ऑनर्स हम किए हैं ना ग्रेजुएशन, तो वहाँ पे शायद होगा, प्रिंसिपल ऑफ लेविटेशन होते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ लेविटेशन में पता होगा। तो पावर ऑफ लेविटेशन क्या है, तो कह रहा है कि उड़ने की जो क्षमता है, उड़ने की जो शक्ति है, हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर, मतलब वो क्यों इस ग्रेविटी को भी धता बता दे रहा है, क्योंकि वह जब हवा में एक छत से दूसरे छत पे, वो तो जाता है, एक छत से दूसरे छत पे जब वो प्रेंस करता है, प्रेंस मतलब छलांग लगाता है, तो वह ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वह हवा में उड़ रहा है। क्या बिल्ली हवा में उड़ सकती है? तो ऐसा है कि वो सच में ऐसा प्रतीत होता है कि वो हवा में उड़ रहा है, और जब उड़ रहा है मतलब वो ग्रेविटी के रूल को तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा है। और जब ये ऐसा करता है, लेविटेशन की जो शक्ति है उसके अंदर, उड़ने की जो क्षमता है, छलांग लगाने की जो क्षमता है, वो इतना जबरदस्त है कि ऐसा प्रतीत होता है कि हवा में उड़ रहा है। और जो फकीर है, फकीर मतलब रास्ते पे जो नहीं होता भीख मंगा या कुछ ऐसे, फकीर किसको बोला जाता है? गरीब लोग जो अरे भीख विख मांगते हुए नहीं रहते हैं, भिखारी या और जो कोई भी हो, ऐसा प्रतीत होता है जो फकीर है वो उसको देखते ही देखते रह जाते हैं। मतलब ऐसे कला के साथ वो छलांग लगाता है। कभी छलांग लगाए हो बंटी? नहीं। ओके। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, और जब आप उस क्राइम पे पहुंचते हो, वो तो छलांग लगा के कहाँ, रफू चक्कर, फरार। कभी कांड किए हो? कभी ऐसा कुछ कांड करके फरार हुए हो? हम भी किए हैं, बहुत बार किए हैं। हम तो छोटा में थे ना, तो हम इतना बदमाश थे ना, ऑनेस्टली बदमाश थे। तो हम लोग गांव में रहा करते थे, तो बूढ़े लोग जाते थे पॉटी करने लोटा लेके, हम लोग क्या करते थे कि लेते थे कंकड़ या पत्थर, उसके लोटा का पानी निकाल देते थे, मतलब गिरा देते थे, फिर वहाँ से वो गाली देना शुरू करता था। तो उसका आनंद अलग था, बहुत आनंद आता था उस गाली सुनने में, जो आनंद था वो वहीं से हमको लिटरेचर से प्रेम हो गया। समझ गए? अरे हंसाने के लिए बोले। हाँ, ये छोटा सा था, तुम लोग इससे भी बड़ा कांड किए हो। हे परमात्मा, हे श्री कृष्ण, हे जगदानंद, कौन सा कभी कोई कांड किए हो तुम लोग कभी? तुम इतना बड़ा कि इतना बड़ा? अच्छा इतना बड़ा। तुम जी इतना बड़ा कि इतना बड़ा? तुम छोटा वाला। तुम लोग तो नहीं, तुम लोग तो, बंटी तो जरूर किया होगा। रानी तुम करी हो? जाइए कभी कांड करिए। हम तो बोलते हैं अपने बेटी को, अरे बनना है तो थोड़ा। कौन सा? तुम तो समझा होगा कि तुम लड़का ही हो। हाँ हाँ दी थी ना, तो उसका आनंद अलग है ना कभी कभी। चलो ऐसा नहीं करना। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मजाक हो गया। ओके, तो क्या कर रहा है कि जब कोई कांड होता है वहां पे वो, तो कांड से मैंने कहानी क्यों बोला, क्योंकि वो कांडी था। हम लोग भी कभी ना कभी जीवन में कांड किए हैं, तो रिलेट किया है। मैं बेफालतू की बात नहीं बोलता हूँ, मैं रिलेट करके ही बोलता हूँ कोई भी चीज़। तो ऐसे ही हम लोग भी कांड हैं। हो सकता है ज्ञान का स्तर अच्छा नहीं रहता है, मैच्योरिटी नहीं रहती है, ठीक है ना, जीवन को थोड़ा हल्का करके जीना चाहिए। इतना सीरियस भी क्या है, एक दिन तो सबको मिट्टी में समाना है, तो इतना सीरियस का है जीना है।
ओके, यू मे सीक हिम द बेसमेंट, तुम क्राइम सीन पे तो उसको देख सकते हो, लेकिन कहाँ नहीं देख सकते हो? सब जगह देख सकते हो, लेकिन वो क्राइम सीन पे नहीं रहेगा। वो कहाँ रहेगा? यू मे सीक हिम एट द बेसमेंट, तुम उसको तहखाने में देख सकते हो। बेसमेंट मतलब जो नीचे का नहीं होता, तहखाना। यू मे लुक अप इन द एयर, तुम हवा में देख सकते हो। बट आई टेल यू वंस, लेकिन मैं एक बार फिर तुमको बोलता हूं कि, एंड बार बार बोलता हूं कि मैकाविटी इज नॉट देयर, लेकिन जब क्राइम होगा वहां पे नहीं होगा। तुमको लगेगा कि वो बेसमेंट में है, लेकिन जब तक तुम जाओगे तब तक वहां से फरार फुर। जब तक तुम जाओगे कहाँ? हवाओं में, वहां पे भी नहीं रहेगा। मतलब तुमको लगेगा, इट्स अ काइंड ऑफ द इल्यूजन। वो एक इल्यूजन क्रिएट करता कि मैं हूं, लेकिन जाते ही वहां पे, जैसे आप लोगों ने मिराज को देखा होगा। मिराज आप लोगों ने देखा है? मिराज नहीं देखा है? मृग तृष्णा, जब आप किसी रोड पे चलते हो धूप में, दोपहरी के धूप में, तो आगे लगता है कि पानी ही पानी है, लेकिन जब जाते हो तो पानी होता है। मिराज, उसको क्या बोलते हो तुम लोग? मिराज इंग्लिश में, और हिंदी में मृग तृष्णा। जब वहां पे जाते हो तो लगता है, फील हो रहा है, इट्स अ काइंड ऑफ द इल्यूजन। हाँ, ऐसा पूरा लगेगा कि पानी ही है, इल्यूजन की तरह। लेकिन जब वहां पे जाते हो तो पानी नहीं होता है। ये जो है मैकाविटी, इट्स अ काइंड ऑफ द इल्यूजन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी के जो है कहानी अच्छी है, बाकी की चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते जरूर रहे। खुदा हाफिज।